हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम कोई भी अगर हमें एलिमेंट दिया गया हो या कंपाउंड दिया गया हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है वो निकालना सीखेंगे और ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में और एक स्पेशल जो मैंने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया है कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो उसमें जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज, यानी एटॉमिक नंबर से अरेंज है वो एलिमेंट्स। पर यहाँ पर सवाल होता है कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए, पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। यानी कि देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो एटम है वो 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम किसी एटम में या कोई एलिमेंट है उसका एक एटम अपन ले लें तो उसके अंदर जो प्रोटॉन का जो नंबर होगा, यानी एक एटम के अंदर प्रोटॉन का जो भी नंबर होगा या अमाउंट होगा प्रोटॉन का, उसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानेंगे। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ एलिमेंट। देखिए, तो यानी जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो ऐसे निकाला जाएगा कि जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एक एटम अगर अपन ले लें तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और ये इक्वल होता है कि अगर हम किसी न्यूट्रल एटम ले लें, किसी एलिमेंट का एक न्यूट्रल एलिमेंट ले लें हम, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होता है वो कब इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर जब इक्वल होता है जब जो एटम है वो न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो नहीं। क्योंकि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, इसलिए उनका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए प्रोटॉन का जो अमाउंट होता है वो तो फिक्स होता है, पर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब भी मतलब नंबर फिक्स हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर वो कहलाएगा किसी भी एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, कोई भी एटम के अंदर जितना नंबर हो प्रोटॉन का, और एक न्यूट्रल एटम हो एलिमेंट का, उसके अंदर जितने भी नंबर हो इलेक्ट्रॉन का, तो उसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिख लिया Na, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा Na यानी सोडियम। तो ये जो Na है इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास दोनों चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। तो उनको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? तो अगर आप किसी भी ज़्यादातर कॉमन बुक में देखें तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 यहाँ पर आ जाएगा। और जो मास नंबर होता है वो यहाँ ऊपर लिखा होता है, तो इसका मास नंबर होता है 23, तो 23 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट ही है तो किसी भी एलिमेंट के जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है उसको हम यहाँ पर इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये जो 11 है इसका मतलब जो Na है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम देखें तो Z इज इक्वल टू 11 है। Z के इक्वल में P होता है तो P भी इसमें 11 होंगे, और P इज इक्वल टू E होता है तो E भी इसमें 11 होंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होंगे। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट हो तो उसमें आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये अभी एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया। चलिए अब जानते हैं कि ये मास नंबर क्या होता है। देखिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मास नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। यानी कि अब देखिए, अब जो एटम है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही हैं। तो अगर प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो निकल आता है मास नंबर। यानी कि किसी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, उसका कोई भी एटम है तो उस एक एटम अपन ले लें, एक पूरे एलिमेंट का एक एटम ले लें, उसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को ऐड कर दें तो निकल कर आ जाएगा मास नंबर। मास नंबर आ जाएगा और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, यानी कैपिटल A से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। तो A इज इक्वल टू P प्लस N, यानी एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, Na का ही ले लेते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 यहाँ पर लिखेंगे, और जो मास नंबर होता है 23 वो यहाँ पर लिखेंगे। तो मास नंबर हमें पता चल गया,
यानी कि ए हमें पता चल गया 23 है और जेड पता चल गया कि 11 है। पर यहाँ पर अब चलिए जेड हमें पता चल गया तो पी भी हमें पता चल गया कि 11 है, ई भी 11 है, पर एन नहीं पता। एन नहीं पता हमें, एन कितने हैं। तो एन निकालने के लिए हम जो वैल्यू हमें पता है वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, या अगर हम इस फॉर्मूले में पुट ना करें तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम चलिए फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं कि आंसर अगर आता है कि नहीं। देखिए तो एटमिक मतलब तो मास नंबर यहाँ पर 23 है, तो 23 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर 11 है, तो 11 यहाँ पर आ गए, प्लस न्यूट्रॉन के नंबर हमें नहीं पता है तो n। तो हम क्या करेंगे, 11 को इस साइड भेज देंगे, तो n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 यानी 12। यानी कि अगर सोडियम का एक एटम है तो उसमें 12 न्यूट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो पहली बात इस तरह से निकल कर आ जाएगा। पर कहीं पर क्या होता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह वो क्या दे देते हैं, एटॉमिक नंबर दे देते हैं कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो अब बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ नहीं है इसमें, जैसे ए लिखा है यहाँ पर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहते हैं हम उसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस एन, ये हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन हमें निकालने तो हम जेड को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, जेड को इधर पे, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि जो भी मास नंबर दिया गया हो उसमें से हम एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं दिया जाता है, पर जो नंबर मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो दिया जाता है, तो इसलिए आपको ए माइनस जेड वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे, और ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का। देख सकते हैं। देखिए तो अब हमें क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालना पता चल गया है, तो चलिए हम कुछ एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर निकालना देखते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट या कंपाउंड दिए जाएंगे, उसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो हम इसमें निकालने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, पहले हम सिंबल लिखेंगे, इस तरह से हम करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 1, और फिर हम लिखेंगे इसका मास नंबर, तो मास नंबर भी 1। अब हम इनको एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की नंबर इनसे डिवाइड कर लेंगे। मतलब जैसे Z है, Z यानी एटॉमिक नंबर है 1, तो हमें पता है कि Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, यानी अगर Z 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं है। सपोज कर ले अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, इस तरह से अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 1 माइनस 1 हो जाता है यहाँ पर, तो 0 बचता। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज तो दिया नहीं गया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इसलिए जब चार्ज दिया जाएगा तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी चार्ज है नहीं है, तो प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब हमें निकालें न्यूट्रॉन, तो हमें पता है n इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो n इज इक्वल टू मास नंबर यहाँ पर 1 है माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 है, तो n इज इक्वल टू 0, यानी न्यूट्रॉन इसमें एक भी नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और इसका फिर मैंने आपको बताया भी था कि इसका रीज़न क्या होता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोजन का एटम है अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 0 होगी, यानी कि हाइड्रोजन ही केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो न्यूट्रॉन की जो अमाउंट होता है या संख्या होती है वो 0 होती है, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोगों ने तीनों निकाल ली। अब हम निकालेंगे हीलियम, तो अब हम इधर पे लिखेंगे He, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2, जो मास नंबर होता है वो होता है 4। तो हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 2, और फिर Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, यानी P भी इसमें 2 है और E भी इसमें 2 है। अब हम निकालेंगे N, तो N इज इक्वल टू A माइनस जेड। तो मास नंबर यहाँ पर 4 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 है, 4 माइनस 2 2, यानी न्यूट्रॉन भी इसमें 2 है। तो हीलियम के एटम में प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर दिया गया हो, उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, तो उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और एलिमेंट देख लेते हैं। देखिए तो अब हम एलिमेंट देखेंगे मैग्नीशियम।
तो पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे यहाँ पर, इसके सिंबल में ही 12 एटॉमिक नंबर और फिर मास नंबर 24, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 24। ठीक है, तो अब हम इसको मतलब अब हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 12 और पी भी इसमें 12 होंगे, ई भी इसमें 12 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर निकाला जाए तो वह नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर 24 है, माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ पर 12 है, 24 माइनस 12 12, यानी कि न्यूट्रॉन भी इसमें 12 है। तो अगर मैग्नीशियम का कोई भी अगर एलिमेंट है या मैग्नीशियम का एटम है तो उसमें प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है और न्यूट्रॉन भी 12 है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास नंबर होता है 27। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 13 फिर लिखेंगे 27। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादातर या तो क्वेश्चन में आएगा ही या नहीं तो फिर आपको याद होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। शुरू के या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको याद रखना है। ये मैं इसलिए बस लगा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। तो फिर यहाँ पर एटॉमिक नंबर 13 है, यानी प्रोटॉन भी इसमें 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होंगे। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, तो मास नंबर यहाँ पर है 27, एटॉमिक नंबर यहाँ पर है 13, 27 माइनस 13 14, यानी न्यूट्रॉन यहाँ पर 14 है। तो अगर एल्यूमिनियम का कोई भी एटम है तो उसमें प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 13 है और न्यूट्रॉन 14 है। फिर हम निकालेंगे Br यानी ब्रोमीन के लिए, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 35 और जो मास नंबर होता है वो होता है 81। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका 35, तो Z हम यहाँ पर लिख लेंगे 35, यानी प्रोटॉन भी इसमें 35 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 35 है। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर 81 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 35 है, तो 81 माइनस 35 46, यानी न्यूट्रॉन यहाँ पर 46 है। तो ब्रोमीन के एटम में प्रोटॉन 35 है, इलेक्ट्रॉन 35 है पर न्यूट्रॉन 46 है। फिर हमें यहाँ पर दिया गया है Na प्लस, तो अब देखिए अब यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है, तो अभी हमें अभी चार्ज नहीं देखना है, जब पहले हमें इसके सिंबल देखना है। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास नंबर 23, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, प्रोटॉन इसमें 11 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 11 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये चार्ज एक ट्विस्ट की तरह है किसी स्टोरी में, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अगर 11 दिया गया है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए -1 लगा देंगे। अब जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कहलाएगी इस एटम की जिसके साथ चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो अगर Na प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर होता है a माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इसका 23 है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 12, यानी कि अगर Na प्लस है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये ऐसा एक्चुअली में होता कैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी देख सकते हैं आप। चलिए अब जानते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने पे इलेक्ट्रॉन जाते और आते क्यों हैं। देखिए तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे कैटायन कहते हैं, और अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे एनायन कहते हैं। पर यहाँ पर बात ये आई कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसी भी एटम में से तो उसकी ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज। पर जाने पर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और आने पर ही नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्वेश्चन ये। तो देखिए मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे Li प्लस है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि इसमें प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है। अभी चार्ज नहीं देखिए, अभी आप बस ये मान लीजिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो जैसा कि अगर आपने मैथ अगर ध्यान से पढ़ी हो तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या हो अगर वो पॉजिटिव की हो और नेगेटिव की और दोनों सेम हो तो वो कट जाती हैं, 0 बचता है उनकी जगह। और अगर पॉजिटिव की संख्या बड़ी हो नेगेटिव की छोटी हो
तो जो भी संख्या या जो भी डिजिट जो बड़ी होती है, पहले तो हम इसका डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, तो 1, और यहाँ पर बड़ी डिजिट कौन सी है, पॉजिटिव वाली, तो वो वाला साइन यहाँ पर आ जाता है। और अगर यहाँ पर इस तरह से हो +9 - 10, फिर से हम डिफरेंस बिटवीन कर लेंगे, 10 - 9 1, 10 - 9 1, और माइनस वाली डिजिट बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर +3 चार्ज है, 3 प्रोटॉन है तो +3 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है इसलिए इसके ऊपर -3 चार्ज। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव संख्या होगी वो बड़ी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, मतलब कि प्रोटॉन इसमें 3 होंगे पर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे। तो जब हम इसे इससे माइनस करेंगे, +3 में से -2 तो 1 बचेंगे, प्लस यानी बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है। 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज लगा हो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चला गया। एक इलेक्ट्रॉन गया है, -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन थे, और -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो +1 चार्ज आ गया। फिर वैसे यहाँ पर एनायन में Cl- यानी क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी प्रोटॉन इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इसके ऊपर माइनस कैसे आया होगा। तो आप देखते ही समझ पा रहे होंगे, अगर इस तरह से अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसमें माइनस की डिजिट बड़ी हुई होगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है -17, ये इतने बड़े हुए होंगे कि यहाँ पर एक माइनस का साइन आ गया, एक माइनस आ गया यहाँ पर। इसका मतलब कि ये -17 से -18 हुए होंगे। -18 जब हुए होंगे तो और हमने इसमें +17 को अगर हमने इससे माइनस किया होगा तो यहाँ पर 1 और बड़ी डिजिट माइनस की है तो इसलिए -1 आया होगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर माइनस साइन आ जाता है या माइनस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया है इसलिए माइनस चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो माइनस चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो प्लस चार्ज आता है। देख सकते हैं आप। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसा कि अभी हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी एलिमेंट के या कंपाउंड के हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, तो अभी हमने केवल साधारण एलिमेंट देखे थे। तो अब हम देखते हैं कुछ चार्ज लगे हुए एटम के, उनके ऊपर अगर चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की नंबर कैसे निकालें। देखिए, तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, यानी कि अब यहाँ पर हमें कुछ आयंस दिए गए हैं और हमें उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अमाउंट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर H2- दिया गया, यानी ये सल्फर का एटम है, इसके ऊपर 2- चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज है, एनायन है। तो इस एनायन का, सल्फर के एनायन का हमें निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितनी होंगी। तो पहले तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, यानी प्रोटॉन इसमें 16 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 16 है, पर यहाँ पर 2- है, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्यों आ गए हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर 2- है, यानी कि इसमें +2 कर देंगे हम, तो 18, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें 18 आ गए फाइनली। पर अब यहाँ पर -2 है या 2- है, 3- हो सकता था, प्लस में हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने आपको जब मॉडल बताया है, नील्स बोर का मॉडल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें जो मतलब एटम होता है उसकी जो ऑर्बिट्स होती हैं, तो उनका ये मकसद होता है कि वो पहली ऑर्बिट में 2 उसमें आ जाए, दूसरी में 8, यानी कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो अपनी ऑर्बिट्स में पहली के शेल को छोड़ के जो L, M, N है, इनमें वो 8 भरना चाहते हैं। यानी कि अगर एटम की जो के शेल को छोड़ के जो बाद वाली शेल होंगी, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि अब वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो हर एटम जो होता है वो यही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, वो परेशान ना हो, वो रिएक्शन ना करे। इसलिए स्टेबल होने के लिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन की नीडेड होती है, तो या तो इलेक्ट्रॉन को से चाहिए पड़ेंगे, यानी तो वो इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहेगा कि या तो हमसे इलेक्ट्रॉन चले जाए, यानी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसी के हिसाब से यहाँ पर चार्ज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर H2- है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो अगर हम इसकी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें
तो पहली शेल में 2 आएंगे, फिर बचेंगे 14, दूसरी शेल में 8 आएंगे, फिर बचेंगे 6। अब 6 बचे तो उसे 8 कंप्लीट करने हैं, तो 6 में वो कितने और बुला ले इलेक्ट्रॉनों को कि 8 हो जाए, तो यहाँ पर वो 2 और बुला लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, आने पे आ जाता है माइनस चार्ज, इसलिए यहाँ पर माइनस पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं आयन के हिसाब से कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर आपको ये रफली बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन के नंबर, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटमिक नंबर। तो जो सल्फर होता है उसका मास नंबर 32 माइनस एटमिक नंबर 16, तो यानी न्यूट्रॉन इसमें 32 माइनस 16 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन 16 है, S2 माइनस Ni पर। अब हम निकालेंगे Mg2+, तो पॉजिटिव है यानी इसे हम कैटायन कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। तो P इज इक्वल टू 12 और E इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2+ लगा हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो यहाँ पर -2 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा 12 - 2 करने के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 है। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर मैग्नीशियम का 24 होता है, माइनस एटमिक नंबर इसका 12 होता है, 24 - 12, यानी कि Mg2+ कैटायन में प्रोटॉन 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और न्यूट्रॉन 12 होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है 0 मतलब O2-, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एनायन है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आयन है O2-, तो माइनस में इसलिए मैंने एनायन इस पर यहाँ पर मैं इसे कहूँगा। तो Z यानी कि एटमिक नंबर ऑक्सीजन का जो एटमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है। तो अब यहाँ पर 2- लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, +2 हो जाएगा यानी 10, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो जाएंगे। फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, मास नंबर इसका होता है 16, एटमिक नंबर होता है 8, 16 - 8 8, यानी कि O2- एनायन पर प्रोटॉन 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और न्यूट्रॉन 8 होंगे। फिर यहाँ पर Al3+, यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि ये कैटायन है, तो अब इसका एटमिक नंबर 13, प्रोटॉन इसमें 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें 13 होंगे, 3+ है यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए हैं, -3 यानी 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटमिक नंबर, तो मास नंबर होता है इसका 27 माइनस एटमिक नंबर होता है इसका 13, तो n इज इक्वल टू 27 - 13 14, यानी कि Al3+ कैटायन पर प्रोटॉन 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और न्यूट्रॉन 14 होंगे, देख सकते हैं आप। तो अभी ये हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट देखे, तो इससे हमें ये पता चल गया कि कोई भी अगर एलिमेंट या एटम हो उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो या फिर चार्ज ही ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम संख्या निकाल सकते हैं। पर ये अभी हमने एलिमेंट देखे। तो अब हम देखेंगे कंपाउंड, यानी कि कोई भी अगर कंपाउंड गिवन हो, यानी छोटा हो कंपाउंड या नहीं तो बड़ा हो कंपाउंड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। देखिए, तो अब मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए होंगे, तो अब हमें उसमें निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है H2O, यानी कि ये वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो अब हम इसमें निकाल लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 2 प्रकार के यहाँ पर एलिमेंट है, पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर H2 के लिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने, और फिर हम निकालेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने, और फिर जो भी निकल कर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे, टोटल कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम निकालेंगे H2 के लिए, तो इसमें एटॉमिक नंबर होता है 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ से ही हम इंटू 2 कर देंगे, तो एटॉमिक नंबर 2 आ गया। एटॉमिक नंबर 2 आ गया यानी प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, a माइनस जेड, तो मास नंबर अगर एटॉमिक नंबर 2 है यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मास नंबर 1 होता है, और इंटू 2 कर देंगे हम क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो मास नंबर भी 2 हो जाएगा, 2 माइनस एटॉमिक नंबर 2, तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8,
यानी इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन A-Z करेंगे हम, तो जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। N = 16 - 8, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले H2 के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अमाउंट निकाल लिया और फिर ऑक्सीजन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अमाउंट निकाल लिया। अब हमें करना है इनका टोटल। यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ, पहले हम निकालेंगे प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन यहाँ पर हाइड्रोजन में है 2 प्लस ऑक्सीजन में है 8, 2 + 8 10 हो गए। फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं और यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पर 10 हो गए। फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है, 0 है न्यूट्रॉन और यहाँ पर 8 है, तो 0 + 8 8। यानी कि अगर वाटर का जो मॉलिक्यूल लें, एक मॉलिक्यूल लें H2O, मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक ही बात है, तो उसमें जो H2 हम लेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे, प्रोटॉन 10 होंगे और न्यूट्रॉन 8 होंगे। तो अभी ये H2 के लिए निकला। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिया है CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इसके लिए निकालना है। पहले हम निकालेंगे कार्बन के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। और न्यूट्रॉन निकालेंगे हम A-Z करके, तो मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6, 12 - 6 तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर O2 के लिए, तो ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने यहाँ पर हाल ही में निकाला। एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, न्यूट्रॉन इसमें 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 आ गए। यहाँ पर O2 है, यानी जितनी भी हमें निकल कर आई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या × 2 कर देना है, तो × 2 × 2 × 2 कर देंगे। 8 × 2 = 16 प्रोटॉन, 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन, 8 × 2 = 16 न्यूट्रॉन। अब हमें कर देना है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, तो प्रोटॉन यहाँ पर 6 हैं प्लस यहाँ पर 16, 6 + 16 22। फिर यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हैं, प्रोटॉन और यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 22। और फिर निकालेंगे न्यूट्रॉन, यहाँ पर 6 हैं प्लस यहाँ पर 16, तो ये भी 22। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोगों ने ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका अगर एक मॉलिक्यूल लें हम CO2, तो उसमें प्रोटॉन भी 22 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 22 होंगे और न्यूट्रॉन भी 22 होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अमाउंट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो कुछ और थोड़े से बड़े कंपाउंड देख लेते हैं। देखिए, तो पिछले कंपाउंड से अगर कंपेयर करा जाए तो मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लिया है C12H22O11। ये फॉर्मूला होता है शुगर का, शुगर यानी कि जो शक्कर होती है या चीनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो अब हमें इसमें निकाल लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे C12 के लिए, तो C यानी कार्बन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। A-Z 12 - 6 6। तो अब हमें यहाँ पर 12 एटम है, अगर आप देखें यहाँ पर 12 एटम है, यानी इन सब में हमें × 12 कर देना है। तो × 12 करेंगे हम, × 12 × 12। तो यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएंगे 72, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 72 और न्यूट्रॉन आ जाएंगे 72। तो ये कार्बन 12 के लिए, मतलब C12 एटम के लिए यहाँ पर निकल आया, C12 है, इसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना है H22 के लिए, तो हम निकालेंगे H22। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, यानी इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। ठीक है, न्यूट्रॉन 0 है, 1 - 1 A-Z 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 22 एटम है हाइड्रोजन के, तो × 22 हम कर देंगे, इसमें × 22 तो इसमें प्रोटॉन, या पहले हम इलेक्ट्रॉन ले लें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 22 है, प्रोटॉन 22 है और न्यूट्रॉन × 22 यहाँ पर कर देंगे तो 0, तो न्यूट्रॉन इसमें 0 है। अब निकालेंगे हम O11 के लिए, तो O11 के लिए हम निकालें, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है। A-Z 16 - 8 8, तो 8 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 11 एटम है ऑक्सीजन के, तो × 11 कर देना है हमें, × 11 × 11 × 11। तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएंगे 88, इलेक्ट्रॉन 88, न्यूट्रॉन भी 88।
और अब हमें निकालना है C12H22 11 के लिए, इसलिए इन सब का हमें टोटल कर देना है। तो हम यहाँ पर करेंगे टोटल नंबर ऑफ पहले प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन है 72, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 88। तो हम इसको अगर ऐड करें तो 182, यानी कि प्रोटॉन इसमें 182 है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें सेम होगा 72 + 22 + 88। यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 88 है, तो ये भी 182। पर न्यूट्रॉन यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 72 है, पर यहाँ पर 0 है, पर यहाँ पर 88 है, तो यहाँ पर 22 कम हो जाएगा तो 160। यानी कि अगर शुगर का हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया या एक कंपाउंड लिया C12H22O11, तो उसमें टोटल प्रोटॉन 182 होंगे, इलेक्ट्रॉन 182 होंगे और न्यूट्रॉन 160 होंगे। देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है NH2CONH2। ये जो कंपाउंड है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। यूरिया फार्मूला जो कि मतलब जो फील्ड में यानी कि खेतों में जो यूज़ करी जाती है यूरिया, उसका फार्मूला होता है। अब हम इसमें निकाल लें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे N के लिए। यहाँ पर N एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर H2 है, तो हम यहाँ पर H2 के लिए अगर निकालेंगे तो 2H2 यहाँ पर है, 2H2 यहाँ पर है, टोटल 4 है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली 4 कर देंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इंटू 4 करना है सब में, इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे कार्बन के लिए, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो एक एक करके कर लें, यानी तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पहले हम निकालेंगे N2 के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है और न्यूट्रॉन A-Z, तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर इसका होता है 14। 14 - 7 7, तो न्यूट्रॉन इसमें 7 है। अब 2 है, यानी कि इंटू 2 कर देना हमें, 2 एटम है इसके, तो इंटू 2 कर देंगे। तो प्रोटॉन इसमें 14, इलेक्ट्रॉन इसमें 14 और न्यूट्रॉन भी इसमें 14। फिर निकालेंगे हम H4 के लिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, यानी इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। हाइड्रोजन का कोई भी आप एटम ले लें, चाहे इसके आगे 4 लगाओ, 22 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, न्यूट्रॉन तो 0 ही होंगे, क्योंकि एक एटम में 0 है, जितना इंटू होता रहेगा 0 में 0 ही आता जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 एटम है, इसलिए हम इंटू 4 कर देंगे सब में। इसमें करे ना करे आना तो 0 ही है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ क्योंकि 4 एटम है, एक न्यूट्रॉन नहीं कहलाएगा वो। तो यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएंगे 4, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 और न्यूट्रॉन यहाँ पर 0। फिर हम निकालेंगे कार्बन के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसमें प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, क्योंकि मास नंबर 12 होता है, 12 - 6 6। तो अब यहाँ पर कार्बन एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी इंटू नहीं करना है, यही आ गया। फिर हम निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। 16 - 8, इसका मास नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, तो 16 - 8 8 आ जाएगा। बस अब यहाँ पर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन टोटल पता चल गए हैं, तो अब हमें इनका टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ, पहले निकालेंगे हम प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पर प्रोटॉन है 14, यहाँ पर प्रोटॉन है 4, यहाँ पर प्रोटॉन है 6, यहाँ पर प्रोटॉन है 8। तो हम इसका अगर टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32। तो 32 इसमें प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादातर आप देखें सेम ही है, प्रोटॉन के जैसे सेम ही है, क्योंकि चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सेम लिख दूंगा बिल्कुल। इसको भी ऐड करने के बाद 32 ही आएगा, डिजिट सेम है तो जो एडिशन आएगा वो भी सेम आएगा। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन के लिए, तो बस यहाँ पर 0 हो गया, 4 की जगह 0 हो गया, बाकी सब सेम है, तो इसलिए यहाँ पर 14 + 0 + 6 + 8, बस 4 की कमी हो गई, इसलिए 28। यानी कि अगर हम लोगों ने यूरिया का एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड ले लिया तो NH2CONH2, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो 32 हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, मतलब न्यूट्रॉन 28 है। देख सकते हैं। चलिए लास्ट में एक सबसे बड़ा मॉलिक्यूल देख लेते हैं। देखिए अब जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, K2SO4 Al2SO4 24H2। तो ये जो आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे
ये होता है एलम का फार्मूला। एलम यानी फिटकरी, सुना होगा आपने नाम। तो फिटकरी यानी एलम का ये फार्मूला होता है। इसमें हमें निकालने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने इसमें एटम है, उसे हम सेपरेट कर लेंगे और फिर हम उनके लिए अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम के देख लेंगे, पोटेशियम। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, और कहीं पर है क्या, तो नहीं है और कहीं पर। तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे K2 के लिए, ये निकलेगा यहाँ पर K2 के लिए। फिर हम यहाँ पर दूसरा जो है एटम S यानी सल्फर। तो सल्फर अब देखेंगे, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, और फिर इसके आगे एक भी नहीं यानी S2 है। तो फिर हम निकालेंगे S2 के लिए। फिर नेक्स्ट जो कि यहाँ पर एटम है ऑक्सीजन यानी O। तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 8 हो गए। और फिर यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो जिस तरह से जो मैथ होती है उसमें कोई भी डिजिट हो x + y और ब्रैकेट के आगे ये 2 लिखा होता है, इसका मतलब ये 2x से भी इंटू होगा, y से भी इंटू होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर कुछ भी लिखा हो, कोई भी फार्मूला हो या कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट हो, उसके आगे कुछ भी अगर डिजिट लिखी हुई है तो इसका मतलब कि ये इससे भी इंटू हो रही है, मतलब इससे भी इंटू हो रही है x और इससे भी इंटू हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 24H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 24 इंटू H2 से भी हो रहा है और 24 इंटू O से भी हो रहा है। ठीक है, तभी मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 24 O हो गए, क्योंकि O से इंटू हो रहा है 24, तो 24 O ये हो गए, 8 ये हो गए, तो यानी O टोटल 32 है। तो O यहाँ पर यानी ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 32 है। फिर नेक्स्ट जो कि यहाँ पर एटम है वो है एल्यूमिनियम यानी Al। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर है और इसके बाद कहीं पर भी नहीं है पूरे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर Al2। और फिर लास्ट जो कि यहाँ पर एटम है वो है हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, इंटू 24 हो रहा है, तो 2 इंटू 24 48, यानी हाइड्रोजन के टोटल 48 एटम यहाँ पर है। 48 यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम हो गए। अब हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर हमें इसको ऐड कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पोटेशियम से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 19 है, इलेक्ट्रॉन भी 19 है और न्यूट्रॉन। अब हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे। तो इसका जो मास नंबर होता है आपको याद करना पड़ेगा, मतलब 20 एलिमेंट तक आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका मास नंबर होता है 39 माइनस एटॉमिक नंबर इसका 19, तो 39 माइनस 19 20। यहाँ पर इंटू 2 है, इंटू 2 कर देंगे हम। तो प्रोटॉन इसमें हो गए 19 इंटू 2 38, इलेक्ट्रॉन 19 इंटू 2 38 और न्यूट्रॉन 20 इंटू 2 40। तो ये आ गए K2 के लिए। अब निकालेंगे हम S2 के लिए यानी सल्फर। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 16 है और मास नंबर होता है इसका 32। तो 32 माइनस 16 16। तो इस यहाँ पर 2 है सल्फर के एटम, इसलिए यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोटॉन, तो 16 इंटू 2 32, इलेक्ट्रॉन 16 इंटू 2 32 और न्यूट्रॉन 16 इंटू 2 32। तो ये आ गया सल्फर के लिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो 32 है, 32 एटम है और यहाँ पर हमने पोटेशियम के लिए, सल्फर के लिए और निकाल लिया है। अब हमें निकालना है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 32 एटम है। तो सबसे पहले तो हम एक के लिए निकालेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, क्योंकि मास नंबर होता है 16, 16 माइनस 8 8। 32 एटम है, यानी इंटू 32 करना है, इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32। तो यहाँ पर प्रोटॉन 8 इंटू 32 256, इलेक्ट्रॉन 256, न्यूट्रॉन 256। ये आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन O32 के लिए। अब हमें निकालना है Al2 के लिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी इसमें प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 13 है और न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका मास नंबर होता है 27, 27 माइनस 13 तो 14 और 2 एटम है इसलिए इंटू 2 कर देंगे हम सब में। तो यहाँ पर प्रोटॉन से 13 इंटू 2 26, इलेक्ट्रॉन 13 इंटू 2 26 और न्यूट्रॉन 14 इंटू 2 28। तो ये आ गए एल्यूमिनियम के लिए। अब निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए, H48 के लिए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन है इसमें 0। तो ये कुछ कॉमन चीज़ ये तो आपको याद हो ही चुकी होंगी कि जैसे हाइड्रोजन में 0 ही रहेंगी। और 48 एटम है इसलिए इंटू 48 कर देना है, तीनों में इंटू 48 कर देना है। तो प्रोटॉन यहाँ पर 48 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 48 है और न्यूट्रॉन यहाँ पर
0, 0 इंटू 48 0। अब यहाँ पर पोटेशियम के लिए, सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लिए हैं। जितने भी यहाँ पर अमाउंट था एटम का वो हमने टोटल निकाल लिया है। बस अब हमें क्या करना है, एलएम के लिए हमें निकालना है, तो इसलिए हमें इन सबको टोटल करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए। यहाँ पर प्रोटॉन देखेंगे, देखिए 38, यहाँ पर है प्रोटॉन 32, यहाँ पर है प्रोटॉन 256, यहाँ पर है प्रोटॉन 26, यहाँ पर है 48। अब हमें इसे करना है टोटल। देखिए 38 प्लस 32 70, 70 प्लस 256 326, 326 प्लस 26 356, 356 प्लस 48 400, 400 प्रोटॉन। सेम इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, चार्ज तो है नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह का साइन यानी कि सेम लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर भी इस तरह के हों ये साइन, जो भी आप इसे समझ लें कॉमा, तो ये यानी जो ऊपर लिखा हुआ है उसका सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। तो ये हम यहाँ पर एकदम सेम लिख देंगे, प्लस 26 प्लस 48, तो यहाँ पर ये 400 हो जाएंगे। पर न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 है। बस फ़र्क इतना सा आएगा कि जितने भी यहाँ पर है इसमें 48 का गैप हो जाएगा। तो हम सेम लिखेंगे यहाँ पर फिर से 38 प्लस 32 प्लस 256 प्लस 26 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है 48 की। तो बस 400 में से 48 का गैप हो जाएगा, यानी यहाँ पर 352 आ जाएगा टोटल। तो अगर एलएम का फॉर्मूला दिया गया हो K2SO4 Al2SO4 24H2, यहाँ पर ये पॉइंट रखा हुआ है, यानी कि ये इसके साथ में है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट रखा जाता है किसी भी फार्मूले में। तो K2SO4 Al2SO4 24H2 एलएम का फॉर्मूला, फिटकरी का फॉर्मूला है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर टोटल काउंट करेंगे तो वो 400 होंगे, प्रोटॉन टोटल काउंट करेंगे तो 400 होंगे, और न्यूट्रॉन टोटल काउंट करेंगे 352 होंगे। देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको भी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और जितनी भी ये आइसो से रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो सब बताने वाला हूँ, तो आप उसे भी मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।